हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडियन फोक कल्चर का प्रमोशन करना है फॉरेन कंट्रीज़ में, इसलिए ये स्कीम अभी न्यूज़ में है। तो इस स्कीम को पहले बोला जाता था स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशन। तो ये प्रमोट करती है इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज और इन्हांस करती है इंडिया की इमेज ग्लोबल एरिना पर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आती है। देखिए, फोक आर्ट क्या होते हैं, जैसे कि गुजरात का गरबा हो गया, पंजाब का हो गया भांगड़ा, महाराष्ट्र की लावनी हो गई। लेकिन ना, इसमें एक बहुत सैड न्यूज़ देखने मिलती है। जो भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के आते हैं उनका कुछ भी नहीं देखने मिलता। जैसे आसाम का बिहू हो गया, ये इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो उसके लिए ही ये है स्कीम कि इंडिया के हर एक फोक आर्ट और डांस ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज करें। तो फोक आर्ट क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ऐसे आर्ट जो रिफ्लेक्ट करते हैं एक कम्युनिटी की कल्चरल लाइफ और जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है उनका कल्चर जो भी उनके लाइफ से एसोसिएट होते हैं। और ये क्या होती है? ये एक इंटेजिबल फोक आर्ट है, यानी कभी न ख़त्म होने वाली आर्ट रहती है, जो कि हिस्टोरिकली क्राफ्टेड रहती है और यूज होती है विद इन अ ट्रेडिशनल कम्युनिटी। यानी समझिए, जैसे महाराष्ट्र में हो गई वारली पेंटिंग, तो वो महाराष्ट्र में ही देखी जाएंगी, आपको साउथ में या नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं देखी जाएंगी। इसलिए इसे बोलते हैं कि ये ट्रेडिशनल कम्युनिटी के अंदर में ही देखी जाती है। नेक्स्ट है हमारा यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया अभी री इलेक्ट हुआ है एज अ यूएन पीस बिल्डिंग कमिश्नर में। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी दिसंबर 2005 में। कब? जब रिजोल्यूशन आया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है जो कि सपोर्ट करती है पीस एफर्ट जो भी कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया रहते हैं। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उसमें ये काम करती है शांति बनाने का। इसके ना 31 मेंबर स्टेट है जो कि इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली से, सिक्योरिटी काउंसिल से और इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल से। तो जानते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में, ये इस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में। और इसका एम यही है कि प्रिवेंट करना फ्यूचर में जो भी वर्ल्ड वॉर होंगे उसको नहीं होने देना। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, उसके 193 मेंबर है और 2 ऑब्जर्वर भी है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज देखिए, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। जानते हैं इसके चीफ कौन है? इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि ये ऑफिस में गए थे 2017 से। ये देखिए, ये है चीफ एंटोनियो गुटेरेस और ये है हमारी यूएन की पीस कीपिंग फोर्स। नेक्स्ट है हमारा ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम क्या है और क्यों न्यूज़ में है, ये देखते हैं। क्योंकि इंडिया के जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम, इन्होंने 2 दिन का ग्लोबल ऑथराइजेशन इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इन द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक और CBIT ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो कि आता है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क करता है सिक्योर करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए ग्लोबल ट्रेड। यानी दुनिया में सामान यहाँ के वहाँ जाता है तो सेफ जरिए से जाता है या नहीं, इलीगली तो नहीं जाता, ये सब देखता है ये। देखिए, इसका एम यही है, इन्हांस करना इंटरनेशनल सप्लाई चेन सिक्योरिटी और फैसिलिटी मूवमेंट, यानी लेजिटिमेट गुड हो, यानी लीगल हो, कुछ भी इलीगल कुछ भी ना हो। तो जानते हैं इंडिया के AEO प्रोग्राम के बारे में। ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के द्वारा बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम 2011 में, जो एक वॉलंटरी प्रोग्राम है, एडमिनिस्टर किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। देखते हैं वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले ना, कस्टम क्या होता है ये समझ लीजिए। कस्टम ऐसा होता है जैसे सामान, ये इंडिया की बॉर्डर है, यहाँ से सामान आ रहा है, इंडिया से भी सामान बाहर जा रहा है, तो इसे चेक कौन करेगा? यहाँ फिर बॉर्डर की फीस रहती है, वो कौन देगा? वो सब सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखना ही कस्टम होता है। तो आप ना इस एक्टर को तो जानते होंगे। तो इसका जो ये इन लॉज है ना, ये कस्टम से रिलेटेड है।
इनकी एक खुद अलग कस्टम कंपनी है, समझ जाइए। तो जानते हैं वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस्टेब्लिश हुई थी 1952 में एज अ इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, जिसका मिशन था इन्हांस करना और इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी सामान ले जाने में लाने में इफ़िशियंसी एडमिनिस्टर करना। और ये एक ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस करती है कस्टम के मैटर में, यानी सामान आता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कितनी फीस लगेंगी, फिर हम चेकिंग करेंगे, वो सब ये देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो नामीबिया में है, इन्होंने अभी फाउंड किया है मोस्ट एनर्जेटिक कॉस्मिक रे इस स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम से। तो ये है एक चेरनोक टेलीस्कोप जो कि है नामीबिया में, और ये ऑपरेशनल यानी स्टार्ट हुआ था 2003 से। ये देखिए, ये है स्टीरियोस्कोपिक टेलीस्कोप। यहाँ एकदम हाई रेंज वाली वेव अभी फाउंड की गई है। सो नेक्स्ट है हमारा कोरागा ट्राइब। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी इनको ज़मीन देने वाले हैं, और ज़मीन को ही ना यहाँ पट्टा भी बोलते हैं। और ये कौन से ऑपरेशन के जरिए दे रहे हैं? ऑपरेशन स्माइल। यानी कोई भी पूछे पट्टा क्या होता है, पट्टा मतलब ज़मीन का हिस्सा या ज़मीन होती है। ऑपरेशन स्माइल किससे रिलेटेड है? ज़मीन जलने से रिलेटेड है। तो ये ट्राइब पाई जाती है कर्नाटका, केरला में, और टुल्लू लैंग्वेज बोलती है, और ये बिलोंग करती है पीवीटीजी से, यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप से। और ये ना मेनली एग्रीकल्चरिस्ट है, यानी खेती करते हैं। और जो इनका ड्रम और फ्लूट है ना, उसे बोलते हैं ढोलू ड्रम को, वुट्टू फ्लूट को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कोरगास के। और ये ना मैट्रिलिनियर फैमिली है। मैट्रिलिनियर फैमिली क्या होता है? यानी सरनेम हमारे कैसे पापा की चलाते हैं ना हम, पापा की कुछ भी रही वही सरनेम आगे चलती है। वहाँ वैसा नहीं होता, वो अपने मम्मी की सरनेम आगे चलाते हैं। और ये वर्शिप यानी पूजा करते हैं भूता को ला। आपने ये वराह रूपम वाला सॉन्ग, जो वो मूवी आई थी ना कंतारा, उसमें वो गाना था बहुत ही फेमस, वराह रूपम, वही है ये सब। इनकी यानी ये पूजा करते हैं, जिनको ना ऐसे ही बोला जाता है पंजुर्ली, कल्लुर्ती, कोराटी, गुलिगा, ये सब इनके ही नाम रहते हैं, और ये ही ट्राइब है वो वाली। सो नेक्स्ट है पीवीटीजी। पीवीटीजीज क्या होते हैं? ऐसे ट्राइबल ग्रुप जो भी ट्राइबल ग्रुप के भी पिछड़े होते हैं। तो इनका एक स्पेसिफिक प्रिमिटिव ट्रेड रहता है, एक ऐसे ही लोकेशन में पाए जाते हैं जहाँ इनका पढ़ने रिश्ते से कोई नाता नहीं होता, और टेक्नोलॉजी इनमें कुछ भी नहीं होती, यानी फ़ोन भी यूज़ नहीं करते ये लोग। और ये इनका पॉपुलेशन ग्रोथ भी नहीं होता, और ये बैकवर्ड रहते हैं बहुत, यानी ट्राइब्स में भी ट्राइब्स, ऐसे समझिए ये होते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलिका। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पूछा है कि प्रिपेयर करो ऑल इंडिया लेवल गाइडलाइन सिलिका माइनिंग के लिए। तो सिलिका माइनिंग न्यूज़ में है इसलिए जानते हैं, इसका केमिकल कंपाउंड वो है SiO2, और ये अर्थ के मास में 59% सिलिका ही पाई जाती है। ये क्रिस्टलाइन यानी दानेदार भी होती है, और अमॉर्फस यानी कपूर रहता है ना हमारा, जो उड़ जाता है वैसे भी रहती है, यानी समझिए सैंड जैसी दाने की भी रहती है, या फिर उड़ने वाली भी रहती है। सो देखिए इसका यूज़ तो बहुत होता है, जैसे घर बना रहे वहाँ भी सिलिका का यूज़ होगा, रोड में होगा, या फिर सीमेंट में होगा, कंक्रीट में होगा, सैंडस्टोन में होगा, हर चीज़ में सिलिका का यूज़ रहता है। तो जानते हैं एनजीटी के बारे में। एनजीटी यानी होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये एक जुडिशियल बॉडी है जो कि डील करती है इन्वायरमेंट केसेस से। इस्टेब्लिश हुई थी 2010 में अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। तो इसका जुरिडिक्शन कहाँ का आता है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट को कंजर्व करना, इंफोर्स करना इन्वायरमेंट के लीगल राइट, कंपनसेट करना पीपल को, यानी लोग जो इन्वायरमेंट डैमेज करते हैं उनको सजा देना, हैंडल करना है इन्वायरमेंट की डिस्प्यूट, और प्रोवाइड करना इन्वायरमेंटल जस्टिस स्पीडी, यानी 6 मंथ के अंदर ये जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। सो देखिए ये ना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है। इसका हेडक्वार्टर तो वैसे दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, लेकिन इसके रीजनल ऑफिस भी है, जैसे हो गया भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। और इंडिया थर्ड कंट्री है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जिसने एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई है जो कि
इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये ना सुमोटो एक्शन लेती है, यानी जहाँ भी इन्वायरमेंट का नाश हो रहा है ये वहाँ खुद जाके एक्शन लेती है, उसे सुमोटो एक्शन बोलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा हंटिंगटन डिसीज़। तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो यूके के साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया है एक टेक्निक जो कि एनालिसिस करेंगी इस डिसीज़ की प्रोग्रेशन और इवैल्यूएट करेंगी इफेक्ट, जो भी ट्रीटमेंट होंगी इसके लाइफस्टाइल से उसे हम अभी अच्छे से देख सकते हैं। तो ये ना एक रेयर डिसऑर्डर है जो कि हड्डियों का है, बोन और जॉइंट डिसीज़ है। तो ये प्रेवलेंट है, यानी कहाँ पाई जाती है ये वाली डिसीज़? शिवमोगा और चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। ये देखिए, ये डायरेक्ट ब्रेन को अफेक्ट करती है, न्यूरॉन डिजेनरेट करती है और फिर जीन में म्यूटेशन करती है। सो ये जैसे कर्नाटक में पाई जाती है ना, उससे ही फिर इसका नेम भी पड़ा है। कर्नाटक में एक गांव है होंगडाओ गांव, वहाँ से इसका नाम भी पड़ा है। ये क्लिनिकली आइडेंटिफाइड नहीं होती, लेकिन ये ना जो मिलेशी जॉइंट डिसीज़ है जो कि साउथ अफ्रीका में, उससे कनेक्ट किया जाता है। यानी जो पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप है ना उनको ये कनेक्ट करके देखी जा रही है ये डिसीज़। तो ये जो है ना मिलेशी जॉइंट डिसीज़ जो कि अफ्रीका में पाई जाती है, ये भी वही है, रेयर डिसीज़ है जो कि कन्फाइंड है उसी एरिया में। जैसे ये है हेलिंगटन डिसीज़ कर्नाटका में कन्फाइंड, वैसे ये मेजरी जॉइंट डिसीज़ है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में कन्फाइंड। और ये ओनली अफेक्ट करती है जो लोग बंतु लैंग्वेज बोलते हैं उनको ही, और ये मेनली आते हैं जुलू कल्चर से। तो इन दोनों का ना लिंक दिखा जा रहा है, अभी देखते हैं क्या होगा आगे। तो सो नेक्स्ट है हमारा फ्लेग्रारियन फील्ड। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ रिसेंटली जो सुपर वोल्केनो है वो वेकअप यानी उठ गया है आफ्टर लॉन्ग गैप। तो इससे ना दुनिया भर में हड़कंप मच सकती है। तो इसे बोला जाता है चाम्पी फ्लेगेरी इटालियन में, जो एक एक्टिव वोल्केनो के कैटेगरी में आता है और वो है इटली में। वो लास्ट इरिप्ट हुआ था, यानी लास्ट बार फूटा था 1538 में, और आफ्टर अभी 3000 साल के इंटरवल के बाद फिर से ये जाग गया है। और जब ये फूटा था ना 1538 में, तब एक नया माउंटेन ही फॉर्म हो गया था। तो सोचिए कितना डेंजर होगा। और ये जो वोल्केनो है ना ये टॉप 8 इमिटर में से आते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं दुनिया भर में। सो देखिए, वोल्केनो के बारे में तो जान लिए, तो फिर ये इंपॉर्टेंट टर्म कभी मिस मत करना, वो है मैग्मा वर्सेस लावा। तो मैग्मा क्या होता है? जैसे वोल्केनो फूट रही है तो जो अंदर रह गया लिक्विड उसे हम मैग्मा बोलते हैं, लेकिन जो बाहर निकल के फूट गया उसे लावा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइगर रिवर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो हुई है, प्रेसिडेंट चुन के भी आए, लेकिन फिर भी यहाँ मिलिट्री कूप हो गया, यानी मिलिट्री ने तख्ता पलट कर लिया। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बोला है जो भी यहाँ इंडियन नेशनल है, इंडिया के लोग हैं, वहाँ से निकल जाओ जल्दी से जल्दी। तो ये एक थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका में आफ्टर नाइल और कॉन्गो के बाद। इसका निक नेम है बुमरांग रिवर ड्यू टू इसका सर्पेंटाइन शेप है, यानी सांप के जैसा शेप है इसका। और ये वेस्ट अफ्रीका की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर भी है। सो देखिए, इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है बेनू रिवर। ये देखिए, ये गुनिया के हाईलैंड से फॉर्म होते, फिर ये माली जाती है, नाइगर जाती है, बेनिन में आती है नाइगरिया, और फिर ये ना गल्फ ऑफ गुनिया में ख़त्म हो जाती है। और ये पूरा पार्ट है अटलांटिक ओशियन का। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।